friends, students, good evening. And I'm today continuing from the same topic that we discussed earlier. आज मैं वहीं से शुरू करूंगा जहां मैंने कल छोड़ा था. मैं डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा रहा था क्लास 11 फिजिक्स का. द वेरी फर्स्ट लेक्चर है फ्रॉम द चैप्टर where I have discussed about the dimensions, what are the physical quantities, how we can formulate a dimensional formula. Now today we are going to see some examples how we establish some dimensional formulas, or what are the basic applications of dimensions. Means today's focus is on applications of dimensional analysis. देखिए क्या करना है. आज डायमेंशनल एनालिसिस के क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे. उसके पहले कुछ चीजें हैं जो आपको नोट कर लेनी चाहिए. पहली चीज ये है कि डायमेंशंस हर चीज की नहीं होती. जैसे प्योर नंबर्स हैव नो डायमेंशंस, जैसे 1 2 3 या एंड सो ऑन. प्योर रेशियोज, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती. ठीक है. प्योर रेशियोज का मतलब क्या है कि सेम क्वांटिटी को सेम क्वांटिटी से डिवाइड करने के बाद जो रेशियो मिलता है वो प्योर रेशियो. जैसे कोई लेंथ है और लेंथ को लेंथ से ही डिवाइड करें, जैसा कि हम स्ट्रिंग के फार्मूले में आगे चल के पढ़ेंगे. ठीक है. जब इलास्टिसिटी के चैप्टर आएंगे, स्ट्रिंग बेसिकली चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है, तो वो भी चेंज इन लेंथ और अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो दोनों में लेंथ आप लिखेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्योर रेशियो नहीं होंगे. जैसे पर एब्सोल्यूट परमिटिविटी या रिलेटिव परमिटिविटी, आई शुड से, इन सब की, और साइन थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इटीसी, ये डायमेंशन लेस होते हैं, इनकी डायमेंशंस नहीं होती है. अब किसी फार्मूले में अगर आ जाए हाफ लिखा हो, मान लीजिए एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ले रहे हैं, आपने डायमेंशनल बैलेंस चेक करना है, वो आगे एप्लीकेशन में मैं बताऊंगा. तो इस हाफ को आप इग्नोर कर देंगे, इससे कोई भी हमारा कंसर्न नहीं रहेगा, क्योंकि ये हमारे कंसिडरेशन का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये एक प्योर नंबर का प्योर रेशियो है, तो हमें इससे कुछ भी मिलने वाला नहीं है. तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे कि एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं. उसके पहले हो सकता है आप लोगों के मन में हो कि सर ने एक दो कम से कम डायमेंशन निकालना तो बता ही देते. देखिए क्या होता है, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही इजी वे में कोई भी चीज वहां पूछी नहीं जाती है. अगर इजी वे में कोई चीज पूछी भी गई है तो उसको इतना घुमा लेंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे. तो कुछ जैसे फार्मूले हैं आपसे, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, एच, इन सब की डायमेंशन निकालने को आ सकती है. थोड़ा और लेवल हाई कर सकते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है. तो ये सब अभी डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है. बहुत बार क्या होता है, बच्चे डायमेंशंस पे रट्टा मारना शुरू कर देते हैं कि हमने इसकी डायमेंशन रट ली है, मेमोराइज कर ली है. डायमेंशंस मेमोराइज करने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इट कैन स्लिप एट एनी मोमेंट, बिकॉज यू कैन नॉट कीप ऑल द पावर्स इन योर माइंड. So go through the basic concepts. कॉन्सेप्ट के पीछे भागिए, रटने के चक्कर में मत पड़िए. चलिए एक प्लैंक कांस्टेंट अगर लिख दिया है तो बता ही देते हैं. देखिए क्या होता है, किसी भी फोटोन की एनर्जी, द एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज एक्सप्रेस्ड बाय E इक्वल टू h न्यू. प्लैंक्स एनर्जी फार्मूला है, हायर क्लासेस में और पढ़ेंगे. न्यू इज द फ्रीक्वेंसी एंड इट इज गिवन बाय c अपॉन लैम्डा. c इज द स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट. v इक्वल l लैम्डा आप लोगों ने साउंड में बहुत पढ़ा होगा, बहुत फेमिलियर है, और एब्रीविएशंस यहाँ पर चेंज कर दिए हैं. v की जगह पे स्पीड ऑफ लाइट c है और n की जगह पे फ्रीक्वेंसी न्यू है. तो थिंग्स आर क्वाइट सिमिलर एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ h. सो यू विल कीप दिस h फ्रॉम टू दिस साइड एंड सिंपली मल्टीप्लाई e विद लैम्डा एंड रीअरेंज द फार्मूला. नाउ व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ h? इट विल बी, डायमेंशन ऑफ h क्या होगा, डायमेंशन ऑफ e, डायमेंशन ऑफ लैम्डा अपॉन डायमेंशन ऑफ c. डायमेंशन ऑफ e मल्टीप्लाइड बाय डायमेंशन ऑफ लैम्डा डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट c. अब एनर्जी क्या है,
वर्क डन ही एनर्जी है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स की डायमेंशन आप ma से निकाल लीजिए, मास इंटू एक्सीलरेशन lt पावर -2, तो फोर्स की डायमेंशन mlt पावर -2, और डिस्प्लेसमेंट लेंथ में होता है तो इसमें एक l की और मल्टीप्लाई कर दें, यानी mlt -2 मल्टीप्लाइड बाय l, ये हो जाएगा ml स्क्वायर t माइनस, जो वर्क डन है वही एनर्जी होती है, वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो डायमेंशन ऑफ E is same as the dimension of W, ml square t minus 2. डायमेंशन ऑफ लेम्डा, वेवलेंथ, लेम्डा के बारे में आप क्या सोचते हैं? समझिए, अगर प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू निकालना चाहते हैं h की, तो एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी से ही निकाल लें, वेवलेंथ के चक्कर में ना पड़े। एक तो तरीका ये है कि एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी कर दें सीधा सीधा, और इससे अगर चलते हैं तो थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, वही जाएगा। तो मैं चीजों को क्रिटिकल करने की बजाय थोड़ा आसान कर देता हूं, हमें h की डायमेंशन चाहिए तो सीधे सीधे हम क्या लिख दें, E बाई म्यू, डायमेंशन ऑफ E डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब देखिए चीजें कितनी आसान हो गई, फ्रीक्वेंसी हमेशा होती है वेवलेंथ 1/टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी हो गई 1/टाइम पीरियड, तो डायमेंशन ऑफ E हो गया, डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया t। अब ये t जो है न्यूमरेटर में जाएगा, पावर रिप्लेस करेंगे तो पावर आएगी t पावर -3, सो h की डायमेंशन हो जाएगी ml स्क्वायर t -3। तो एक तरीका ये है, और अभी चूंकि एलिमेंट्री एलिमेंट क्लास में है आप, तो अभी वेवलेंथ और इन सब का आइडिया थोड़ा हो सकता है आपको ना हो, मे भी हो भी सकता है, तो मैं उधर क्रिटिकल डिफिकल्ट वे से जाना पसंद नहीं करूंगा। My motto is to make the things easier. So this is the way you can find out the dimension of Planck's constant. अब एक बहुत कॉमन है कि g का डायमेंशन निकालिए, तो g निकालने के लिए आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अगर याद है, मतलब कहने का ये है, इफ यू नो द फार्मूला ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी यू कैन सिंपली फाइंड आउट द डायमेंशंस, सो मोर एम्फेसिस इज ऑन मेमोराइजिंग द फार्मूला। फार्मूला अगर याद होगा तो डायमेंशन लिख लोगे, और डायमेंशन लिख लोगे तो यूनिट लिख लोगे। कैसे देखते हैं, g का अगर डायमेंशन निकालना है तो g को यहाँ रोकिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, fr स्क्वायर अपॉन m1 m2, डायमेंशन ऑफ g, डायमेंशन ऑफ f अभी निकाली थी mlt पावर -2, r इज द सेपरेशन बिटवीन द टू पॉइंट मासेस, यही ना ग्रेविटेशनल फोर्स जब आप पढ़ते हैं दो बॉडीज के बीच में, तो ये r क्या है, लेंथ ही तो है, इसका स्क्वायर m1 m2, m के लिए m, m2 के लिए भी m, आप एडजस्ट कर लीजिए, m स्क्वायर, यहाँ m एक पावर तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, m -1 जाएगा, l स्क्वायर और l क्यूब हो गया t -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m -1 l क्यूब। अब दूसरी बात करते हैं कि कुछ चीजें हमेशा याद रखिएगा डायमेंशनल एनालिसिस में, कि ओनली सेम फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड, सेम फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड, केवल सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ही ऐड या सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है। और बहुत कॉमनली आज क्वेश्चन होता है वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन में, जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खासकर ध्यान देने वाली बात है, ये वैन डर वाल्स इक्वेशन है जहां पर r गैस कांस्टेंट है। समटाइम्स वो पूछता है कि a और b की डायमेंशन निकालिए, a और b कांस्टेंट है, r गैस कांस्टेंट है, v इज द वॉल्यूम एंड p इज द प्रेशर। तो अभी अभी ये याद रखिएगा कि सेम फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड, यानी अगर ये प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है P, तो इसमें आपने इस क्वांटिटी को ऐड किया तो ये भी कहीं ना कहीं प्रेशर को ही डिनोट कर रही होगी अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। अब यहाँ वॉल्यूम से आपने B को सब्सट्रैक्ट किया है, अगर ये V वॉल्यूम है तो B भी जो है वॉल्यूम को ही कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो A और B की डायमेंशन अगर आपको निकालनी हो तो जो डायमेंशन होगी P की वो होगी डायमेंशन ऑफ a अपॉन v स्क्वायर। यहां से आप रीअरेंज करके एक एक डायमेंशन निकाल सकते हैं।
प्रेशर हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यहाँ सीधा सीधा आ जाएगा वॉल्यूम की डायमेंशन एल क्यू, तो जो वॉल्यूम की डायमेंशन है वही बी की डायमेंशन है, बड़ा आसान है। तो चीजों को दिमाग में रखिए कि कैसे हम इसको प्रोसेस कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट फार्मूले अभी से लर्न मत करिए, क्योंकि आप इलास्टिसिटी के चैप्टर में, रिजिड बॉडी मोशन में, कोलिजन में बहुत सारी चीजें, इवन विस्कोसिटी में बहुत सारी चीजें आप पढ़ेंगे, तो अभी से परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जिनके पास बायोलॉजी है, स्पेशली वो स्टूडेंट्स मेरी बात ध्यान से सुने, कई जगह क्या होता है जब वो पढ़ते हैं तो शुरुआत में ही उनको मैथमेटिक्स के डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ाना शुरू कर देते हैं, और बच्चे जो होते हैं वो साइकोलॉजिकली प्रेशराइज हो जाते हैं कि हमने तो मैथ के डर से बायोलॉजी ली थी और यहाँ फिर से हमारे पास मैथमेटिक्स आ गई है। तो मेरा जो अपना स्ट्रेटजी है, मैं क्या करता हूँ, जब भी वो फार्मूला हमें यूटिलाइज करना होता है तब उस बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं, वेदर he or she is the student of math stream or biology stream, the phenomena is same. Everyone has to memorize the differentiation and integration of functions. कोई चाहे मैथ का स्टूडेंट हो चाहे बायोलॉजी का स्टूडेंट हो, अगर मैथ वाले को रटना है तो बायोलॉजी वाले को भी रटना है। तो जैसे जैसे वहां हम डील कर रहे होंगे उस पर्टिकुलर फार्मूले के साथ, वहां पढ़ लिया जाएगा। अभी से दुनिया भर का इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, मेरा ये मानना है। इसलिए मैं अपने बच्चों को पहले ये सब पढ़ाता ही नहीं। इजी वे में चलिए आप, जब चीजें आएंगी तब उनको हम एनकाउंटर करेंगे। प्रिपरेशन कभी एक दिन में नहीं होती है, उसके लिए आपको फिर से वही सेंटेंस में रिपीट करूंगा, हैव सम पेशेंस। चलो अल्टीमेटली अब इसी टॉपिक पे आ जाते हैं सारी जलेबी बनाने के बाद। पहला ये है कि आप एक सिस्टम ऑफ यूनिट से, पहला एप्लीकेशन क्या है, वी कैन चेंज ए फिजिकल क्वांटिटी we can change the unit of a physical quantity, ऐसे कहना चाहिए हमको, the unit of a physical quantity from one system to another। अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक हो रही हो तो उसको इग्नोर करिएगा, फोकस फिजिक्स पे रखिएगा, यानी यूनिट्स ऑफ वन सिस्टम इनटू द यूनिट्स ऑफ अदर सिस्टम, ये कह सकते हैं हम सिंपली। जैसे आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, already you have heard that 1 Newton contains, 1 Newton is the unit of force in MKS system। M stands for length यानी मीटर, K stands for किलोग्राम and S stands for सेकेंड। तो अगर आप फोर्स की यूनिट न्यूटन लिखते हैं और फार्मूला MA है, तो इसकी ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होगी, मास इज किलोग्राम एंड एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपने पढ़ा कि एमकेएस में तो न्यूटन होता है और सीजीएस में डाइन होता है। 1 न्यूटन कंटेन्स 10 टू द पावर 5 डाइन। तो सीजीएस में जैसे ही जाएंगे आप, यू आर गोइंग फ्रॉम किलोग्राम टू ग्राम, फ्रॉम मीटर टू सेंटीमीटर एंड टाइम विल रिमेन अगेन सेकंड तो सेकंड स्क्वायर, यानी आपने किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कहा जाना है ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बहुत लोगों ने ये फॉर्मूले या ये वैल्यू आपने मेमोराइज की होगी कि 1 न्यूटन कंटेन्स 10 टू द पावर 5 डाइन। टुडे वी आर गोइंग टू derive how it comes. Actually 1 Newton contains 10 to the power 5 dynes, or it is only to memorize or keep everything in your mind? Let's find out. So very first application is that to convert one system of units into another. चलिए, आप हमेशा एक चीज याद रखिएगा, बुक में जो मैं बोल रहा हूँ वो सब नहीं लिखा है। आपने अगर मीटर में कोई चीज मेजर की है, if you have measured something in meter, you can simply convert it into centimeter, into inches, feet, millimeter, etc., etc. There is no limit. Now, if you have calculated 2 meter, 2 is my favorite number, 2 meter, then simply it will be 200 centimeter. Both will represent length. Meter stand for length. दोनों ही क्या कर रहे हैं, लेंथ को बता रहे हैं, बस एक 2 मीटर है और उसी का कन्वर्जन है 200 centimeter, because 1 meter contains 100 centimeter. So 2 meter will be 200 centimeter. Means जो physical quantity है वो क्या है, हमारी लेंथ।
वो एक सिस्टम ऑफ यूनिट, अगर हम इसको मान लें ये न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है और पहला सिस्टम ऑफ यूनिट u1 है, जब इस सिस्टम से हम स्विच करते हैं दूसरे सिस्टम में, वहां न्यूमेरिकल वैल्यू देखिए चेंज हो गई है, n2 हो गई है और सिस्टम ऑफ यूनिट क्या हो गया है, u2। लेकिन मेन क्या चीज है, फिजिकल क्वांटिटी वही है, और वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, लेंथ। वेदर वी आर डीलिंग विद 2 मीटर और 200 सेंटीमीटर, द सेम क्वांटिटी इज देयर, मींस वी आर ओनली कंसर्न विद लेंथ। चाहे 2 मीटर लिखो चाहे 200 सेंटीमीटर लिखो, बात वही है। तो फिजिकल क्वांटिटी नहीं बदलती है, आप न्यूमेरिकल वैल्यू बदलो और सिस्टम ऑफ यूनिट बदल लो, आप फ्री हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है, लेट P बी एनी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, थोड़ी राइटिंग मेरी गंदी है क्योंकि मैं बोलते समय लिख रहा हूं, मैं ये नहीं चाहता वीडियो बहुत लंबी हो। P कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसका पहले सिस्टम ऑफ यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है और सिस्टम ऑफ यूनिट u1, और दूसरे सिस्टम में इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू n2 है और इसकी u2 है। सिस्टम ऑफ यूनिट यानी 2 मीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर, और फिजिकल क्वांटिटी क्या है, लेंथ, वो चीज सेम है, यहाँ कुछ भी बदलने वाला नहीं है। तो आपने देखा ये हो गया n1 और वो हो गया n2। अब ये हम मान लेते हैं कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स, अब इसके हम डायमेंशन निकालते हैं, डायमेंशंस ऑफ P डिपेंड्स मास टू द पावर है, m टू द पावर है, लेंथ टू द पावर b और टाइम टू द पावर c। अगर हम ये कंसीडर कर लें कि जो फिजिकल क्वांटिटी है वो मास की पावर a पर, लेंथ की पावर b और टाइम टू द पावर c, क्योंकि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन कैसे लिखेंगे, आप फंडामेंटल क्वांटिटीज पे पावर रेज करेंगे, पावर का आइडिया है नहीं अभी हमें। ठीक है, तो हमने सिंपली लिख दिया मास टू द पावर a, लेंथ टू द पावर b एंड टाइम टू द पावर c। ठीक है, अब फंडामेंटल यूनिट्स को हम पहले फॉर वन सिस्टम ऑफ यूनिट, पहले सिस्टम ऑफ यूनिट में हम लिखने जा रहे हैं, यानी हम वन सफिक्स लगा लेंगे। कोई फिजिकल क्वांटिटी है P, उसकी पहले सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू है n1 और वो मास की पावर a, लेंथ टू द पावर b एंड टाइम टू द पावर c। आप थोड़े एब्रिविएशन कैपिटल लेटर में कर लिए क्योंकि डायमेंशन हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ हम थ्योरेटिकल वे में लिख रहे थे मास टू दी पावर ए, तो हमने शॉर्ट करने के लिए ये लिख दिया था। ठीक है, अब पहला सिस्टम है तो हमने m1, l1 और t1 लगा दिया। अगेन इन सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स द न्यूमेरिकल वैल्यू विल बी n2, मास टू द पावर a, लेंथ टू द पावर b, टाइम टू द पावर c। अगेन सफिक्स विल बी चेंज टू n2। अभी क्या है, अभी हमने क्या बोला था कि फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट गोइंग टू चेंज, इट विल रिमेन सेम वेदर यू आर डीलिंग विद दिस यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट्स और दिस वन। तो आप इससे इसमें चले गए लेकिन फिजिकल क्वांटिटी नहीं बदली। बोथ द इक्वेशंस 1 and 2 have the same left hand side, so they can be equated, means we can equate equation 2 to equation 1। तो हम इक्वेट कर देते हैं, इक्वेटिंग 1 and 2, दोनों इक्वेशन को हम बराबर करते हैं, इक्वेटिंग इक्वेशंस 1 and 2। अब देखिए क्या है, हम 2 वाली पहले लिख लेंगे या 1 वाली पहले लिख लो, डजंट मैटर, पर m1 और m2 बनेगा तो अच्छा लगेगा। तो हमने इधर लिख लिया n2 m2 n2 d2 पावर a b c, हियर इज n1 m1 l1 t1 पावर a b c। अब हमने क्या निकालना है, दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में वैल्यू निकालनी है, तो हम n2 को रोक लेते हैं और ये पूरा अपॉन में भेज देते हैं, यानी m1 l1 t1 a b c अपॉन m2 l2 t2 a b c। ठीक है, अब इनको एक साथ कर लेते हैं, m1 अपॉन m2 टू द पावर होल a लिख सकते हैं। लिखने का एक तरीका है, इससे थोड़ी चीजें आसान हो जाती हैं जब हम वैल्यूज रखेंगे। अभी कैसे, l1 अपॉन l2 की पावर b रख सकते हैं एंड t1 टू द पावर t1 अपॉन t2 की पावर c। तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने का तरीका ये है, हम ये फार्मूला यूज करने जा रहे हैं। अब हमसे सवाल पूछता है कि कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू टाइम। बेटा दिमाग में रखना, 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है डाइन में,
कैसे कन्वर्ट करें? तो न्यूटन किसकी यूनिट है? अभी अभी हमने बोला फोर्स की। तो आप फोर्स की यूनिट है तो फोर्स की यहाँ पर डायमेंशन लिखेंगे। कैसे लिखिएगा, थोड़ा सा इसको रब कर देता हूं। ये मैं जानबूझ के नहीं मिटा रहा हूं, आप देखते जाइए बस इसको। हाँ, 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है। तो फोर्स की डायमेंशन क्या है? mlt पावर -2, जिनको डिफिकल्टी हो रही है वो मास इनटू एक्सीलरेशन करने। अब यहां से यूनिट देखिए, मास हो गया किलोग्राम दिख रहा है, लेंथ हो गई मीटर, और ये पर सेकंड स्क्वायर पर लगा हुआ है ना, पर हटा दें अगर तो ये सेकंड टू दी पावर -2 हो जाएगा। यानी अगर आपने डायमेंशन पता है आपको, तो आप सिंपली उसकी यूनिट लिख सकते हैं। यूनिट पता है तो आप डायमेंशन भी लिख सकते हैं, बस थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी, कॉन्शियसनेस को बढ़ाना पड़ेगा। तो हमारे पास फार्मूला है n2 इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 टू दी पावर a, l1 अपॉन l2 टू दी पावर b, t1 अपॉन t टू दी पावर c। गिवन क्वेश्चन में क्या है? 1 न्यूटन। तो पहले सिस्टम में n1 की वैल्यू 1 दी हुई है, हमें n2 निकालना है, तो यहां वैल्यू रखते हैं चलिए। और ml क्या करने वाले हैं देखिएगा, m1 m2 l1 l2 t1 अपॉन t2। हमने एज इट इज लिख लिया, पावर कोई नहीं लगाई हमने। अब देखिए क्या कैसे पावर लगाएंगे, यहां देखिए डायमेंशन m टू दी पावर a जो पावर थी वो 1 में है, l1 अपॉन l टू दी पावर 1, और t1 अपॉन t2 करेंगे तो पावर -2। यानी जिस भी क्वांटिटी को आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं उसकी डायमेंशन आप यहाँ लिखेंगे। और डायमेंशन लिखने का मतलब है उस पर पावर रेज करेंगे। जैसे m1 अपॉन l टू दी पावर a था, a will be replaced by 1, b replaced by 1 and c again replaced by -2। अब हमने कहां से जाना है? किलोग्राम से ग्राम में। अब आपने क्या लिखना है? n1 की वैल्यू 1, m1 है किलोग्राम, जाना है हमें ग्राम में, पावर 1, l1 है मीटर में, हमें जाना है सेंटीमीटर में, t1 है सेकंड में, पावर 1 लगाना भूल गया था, और हमें फिर से सेकंड में ही जाना है, पावर -2। अब इसको सॉल्व करने का तरीका 1 तो गया, किलोग्राम में 1 kg कंटेन्स 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, 1 पावर 1 लिखे या ना लिखे बात एक ही है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर। सेकंड आप कैंसिल कर दीजिए, 1 टू द पावर -2 डजंट अफेक्ट द इक्वेशन। Gram will be cancelled by gram, centimeter will be cancelled by centimeter. So we have 1000 into 100 means 1000 into 100. How many zeros are there? 1, 2, 3, 4 and 5. It can simply be written as 10 to the power 5. तो किलोग्राम से हम किसमें गए? ग्राम पर सेंटीमीटर, इस ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में गए। देखो फार्मूला यूनिट सब वही है, ध्यान से देखेंगे तो आपको वही चीज दिखाई देगी। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? सो 1 न्यूटन कंटेन्स 10 टू द पावर 5 डाइन। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। ऐसे ही आप 1 जूल को कन्वर्ट कर सकते हैं अर्ग में। 1 जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी इन एमकेएस सिस्टम एंड इन सीजीएस सिस्टम इट्स यूनिट इज अर्ग। तो 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? 10 टू द पावर 7 अर्ग। उसको करने का भी तरीका यही है। आपने क्या करना है देख लीजिए, बड़ा आसान है। आपने सिंपली क्या करना है, जूल एनर्जी की यूनिट है, 1 जूल को हमें कन्वर्ट करना है अर्ग में, सीजीएस सिस्टम में, और एनर्जी है वर्क डन है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हो गया ml पावर -2 और डिस्प्लेसमेंट हो गया l लेंथ में। तो हमारे पास क्या है वैल्यू? ml स्क्वायर t -2, यहाँ पावर 1 लगा लीजिए। तो आपने n1 क्या जाना है? 1 जूल रखिए। m1 अर्ग में जाना है, अर्ग मतलब सीजीएस सिस्टम में जाना है। ठीक है, तो अगर आप वर्क डन यहां से देखेंगे तो आप न्यूटन इंटू मीटर लिख सकते हैं, और न्यूटन को आप किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर। तो ये हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये मीटर इस मीटर से मल्टीप्लाई होगा, देखिए ऐसे लिखता हूं मैं। एफ के लिए हो गया यहां से किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर, तो मीटर विल बी मल्टीप्लाइड, तो क्या आ गया? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए आपने डायमेंशन पता है तो यूनिट लिख लेंगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड अपॉन मिनट, ऊपर जाएंगे तो सेकंड टू द पावर -2, मैं ऊपर ही लिखे दे रहा हूँ।
अब आपको देखिए इजी पड़ेगा, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो ए बी सी 1 हो गया, यहाँ पावर 2 लग जाएगी, यहाँ -2 लगा रहेगा। अब आप फिर से कर डालिए इसको, यही रहेगा एज इट इज, बस पावर चेंज होगी, किलोग्राम से ग्राम में जाना है, मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, और सेकंड पावर कैंसिल हो गया, यहाँ 1 की जगह पे हमने 2 लगा देगा। अब देखिए 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100 टू द पावर 2, तो पावर 2 और बढ़ा दो, तो 5 + 2 कितना हो गया 7, तो 1 जूल में कितने हो गए 10 टू द पावर 7 अर्ग। इस वीडियो को आप बार बार रिवर्स करके देखिएगा, ये चीजें कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखने की जरूरत है। मुझे लगता है वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो अगला एप्लीकेशन हम अगले लेक्चर में कर लेंगे। बहुत जल्दी या तो भागने की कोशिश करूंगा, मैं बहुत लंबे वीडियो कोई देखता नहीं है। तो पहला एप्लीकेशन ये हो गया कि हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जा सकते हैं। दूसरा और एक बता देता हूँ, फिर तीसरा कल बताऊंगा। हम ये चेक कर सकते हैं कि गिवन फिजिकल क्वांटिटी और गिवन फिजिकल फार्मूला और इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, या करेक्ट है कि नहीं है। विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस वी कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी इक्वेशन और फिजिकल फार्मूला। इक्वेशन का मतलब यही है कि वो उसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज ना हो, प्योर नंबर्स ना हो, तो हम किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। कैसे? टू चेक द सेकंड एप्लीकेशन इज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। अब आपने क्या पढ़ा है, न्यूटन की 3 इक्वेशंस पढ़ी है, बचपन से ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑफ एन इक्वेशन भी लिख सकता था मैं, तो 3 इक्वेशंस पढ़ी है। कौन कौन सी? पहली है v = u + at, सेकंड वन इज s = ut + ½ at², एंड थर्ड वन इज v² = u² + 2as। तो अभी जब मैंने लेक्चर की बिगिनिंग की थी, मैंने ये कहा था only same physical quantities can be added or subtracted. So if you are writing something equal to something, this means if this v represent velocity or speed, this means the right hand side will collectively represent speed or velocity. कैसे? अगर हम सेपरेट ले लेते हैं, LHS पहले लेते हैं और उसकी डायमेंशन लिखते हैं। LHS में क्या है? फाइनल वेलोसिटी या स्पीड, दोनों का डायमेंशन वही होता है, L⁻⁻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 ⁻
चलिए देखिए क्या ये डायमेंशनली बैलेंस्ड है। ए हो गया एल टी पावर माइनस टू, एक्सीलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी हो गया स्पीड हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो एल अपॉन टी इंटू टी, एल टी पावर माइनस टू, ये हो गया एक्सीलरेशन एल टी पावर माइनस टू, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है टी से, तो क्या आएगा घूम फिर के पावर एक ऐड हो जाएगा एल टी पावर माइनस वन। देखिए एलएचएस आरएचएस के इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, यानी इस इक्वेशन की करेक्टनेस हमने किससे चेक करी, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अब यहाँ यूनिट बनाइए, लेंथ मीटर, टाइम पर सेकंड लिखिए या सेकंड इनवर्स, यही तो होता है स्पीड का, यानी जो एलएचएस में है वही आरएचएस में। इस इक्वेशन को लीजिए, assess the distance covered, length, use the speed l t power minus 1, t is the time, half छोड़ो गोली मारो उसको, वो प्योर रेशियो है नंबर का, उससे कोई लेना देना नहीं है। a l t पावर माइनस टू और t स्क्वायर t स्क्वायर, देखो सारा आ रहा है कि नहीं, t t में ऐड हो गया, जीरो मिला, l बचा, t माइनस टू प्लस t प्लस टू, जीरो मिला, l मिला। देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड डायमेंशनली बैलेंस्ड हुआ कि नहीं हुआ, बहुत इजी है। ऐसे ही आप इसको करिए, खुद से करिएगा, v स्क्वायर इसको स्क्वायर कर दीजिए, u स्क्वायर प्लस 2s, अगेन 2 छोड़ दीजिएगा, a इंटू एस करिए तो वही मिल जाए। तो एक आम के आम गुठलियों के दाम, एक तीर से कई सारे निशाने आप लगा सकते हैं। बस ये मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको फार्मूला पता हो फिजिकल क्वांटिटी का, देन यू कैन फाइंड ऑल द things, means unit, dimension, formula, everything. The last application is to establish the relation between different physical quantities that we will deal on some other day, expected on tomorrow. Thank you for joining me. Namaskar.